हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो पेपर 2023 में आया था वो हल करा था। आज हम पेपर फर्स्ट का ही 2023 में आया हुआ जो पेपर है गणित का वो हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो हमें इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ए बी सी या तीनों सही है, या फिर बी सी सही है, ए सी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ए भी सही है। देखिए पहले जो गणित की प्रकृति होती है ना वो बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करती है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। और बच्चे की कल्पना को पोषित करने में, बच्चे की कल्पना शक्ति में वृद्धि करती है, बिल्कुल सही। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित होती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन यह हमेशा अभिसारी होती है ऐसा नहीं है, हाँ यह हमेशा अपसारी जरूर होती है। तो जहां हमारा जो है ए बी सी तीनों सही है ना, तो विकल्प नंबर 1 में ही जो है ए बी सी है हमारा। तो विकल्प नंबर जो हमारा 1 करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। ध्यान रखना, जो कह रहा है ये प्रभावी नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में शतरंज परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, या फिर वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों की वीडियो दिखाती है। ऑप्शन नंबर 3, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। ऑप्शन नंबर 4, उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। देखिए जो गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए अध्यापिका गतिविधियां कराती है तो उसमें से ये तो है। इनसे जो है बच्चों में जो है अभिरुचि बढ़ती है, गणित के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 से भी, ऑप्शन नंबर 3 से भी, है ना, और ऑप्शन नंबर 2 से भी। तो ये कह रहा है जिस जो हमारा उद्देश्य पूरा करने में प्रभावी नहीं है, हमें वो ऑप्शन चुनना है। तो वो ऑप्शन कौन सा है हमारा? वो ऑप्शन है हमारा पहला, है ना। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में शतरंज परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। यह जो है बच्चे को में जो है गणितीय अभिरुचि को विकसित नहीं करता। ये वाला ऑप्शन हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, यहां भी ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। जो विद्यार्थियों की त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, तो वो त्रुटियां जो है बच्चों के सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। जो बच्चा गणित में गलतियां करता है तो वो पढ़ाई का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। देखिए ये कह रहा कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों की त्रुटियां जो होती हैं बच्चों के सोचने और प्रक्रिया के चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। जब बच्चा गलती करता है तो शिक्षक उसी से अंदाजा लगाता है कि बच्चा किस तरह से सोचता है या किस तरह से चिंतन करता है। ठीक है ना, तो हमारा ये ऑप्शन तो है, और ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया प्रश्न के अनुसार। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल। गणित में त्रुटियां जो होती हैं, गलतियां अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं, तो हमारा ये भी नहीं है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ्य योजना बनाने में मदद करती हैं, बिल्कुल करती हैं। और ये कह रहा है जो नहीं हो, तो ये भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है? विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। ऐसा नहीं है, बच्चों की गलतियों को अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर आप उनकी गलतियों को अनदेखा कर दोगे तो उनका जो है उपचार कैसे करोगे, उनको उपचारात्मक शिक्षण कैसे दोगे? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा यहाँ करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 34,
आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ भी ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है आकलन के बारे में। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। देखिए ये हमारा जो होगा ना, इसमें जो ऑप्शन होगा मानव संदर्भित आकलन जो होता है वो उपयोगी होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा 3 करेक्ट। यहाँ आकलन जो होता है मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, क्योंकि आकलन से ही जब हम बच्चे की गलतियां जानते हैं, है ना, और जब बच्चे की गलतियों का पता लगाएंगे तो वो नैदानिक परीक्षण कहलाता है, और उसकी गलतियों का पता लगाने के बाद उन गलतियों को जब दूर करेंगे वो कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है 3 सही होगा। अभी तक गलत बता रहा है, यह पूछना नहीं है और मन्ना हाँ करके बता दिया। अरे मन्ना इसकी परिभाषा इतनी अच्छी दे दी। ऐसी कर दूं, ऐसा गलती तो हो ही गई मेरे से। सॉरी देखना, ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है ना। ऑप्शन तो यही करेक्ट होगा हमारा थी। ठीक है ना, मानव संदर्भ आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। इसमें जो है आकलन के बारे में यही जो है ऑप्शन गलत है, और ये गलत ही पूछ रहा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, सवतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो सही विकल्प चुनना है हमें यहाँ सी और डी, ए व बी, या फिर बी व डी, या बी व सी। कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ विकल्प में ठीक होगा। तो ध्यान रखना, जो गणितीय अधिगम सामग्री है ना वो सवतः अधिगम विद्यार्थी की मदद करती है। सवतः अधिगम करने में बच्चा जब खुद अधिगम करता है तो उसमें जो है छात्र की मदद करती है गणितीय अधिगम सामग्री। तो हमारा बी भी सही होगा, है ना। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, ये गलत होगा, है ना। और निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, नहीं, निर्देश देने से अधिगम सामग्री का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ये भी ठीक है ना। गणितीय अधिगम सामग्री जो है कक्षा में अधिगम वातावरण को बनाती है। तो हमारा बी और डी ऑप्शन नंबर ठीक है। ये है हमारा नंबर विकल्प 3। ठीक है ना, बी व टी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होगी। मतलब प्रतियोगिताएं जो होती हैं वे सरल होंगी, मजबूत होंगी, या बच्चों को हतोत्साहित करने वाली होंगी, या कम होंगी। देखिए इसमें जो होगा ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता जो होंगी वो मजबूत होंगी। तो विकल्प नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि ये जो अवधारणाएं हैं ये तुलना के लिए जो है ऐसा स्पष्ट शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। ऑप्शन नंबर 4 महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणा है। तो देखिए इसमें जो है ना महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा होगा। ये जो होता है अधिगम, वो अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, ये जो अवधारणाएं हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं और ये पूर्व संख्या अवधारणा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित मूल्यांकन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, है ना। तो इसका जो सबसे उपयुक्त कारण क्या है? गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन और उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 2, गणित अपनी प्रकृति के द्वारा ही पुरुष प्रधान है, पुरुष को ही, मतलब कहने का है पुरुषों को ही गणित आ सकता है, वह लड़कियों को नहीं आ सकता। बिल्कुल गलत ऑप्शन। समाज के लिंग संबंधी धारणा इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। या ऑप्शन नंबर 4, लड़कों में गणित क्षमताएं जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। अच्छा, मतलब कहने का है लड़कों में जन्मजात होती है, लड़कियों में नहीं होती। बिल्कुल गलत। हमारे ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए, है ना। बचा फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों में से ही हमारा एक है। तो गणित में लड़कियां खराब प्रदर्शन जो करती हैं गणित के प्रचलित भय के कारण करती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लड़कियों को जो गणित से भय नहीं लगता है, लेकिन एक रूढ़िवादी सोच होती है लोगों की, जो बच्चों की, जो मतलब छात्राओं की, लड़कियों को दिमाग में बैठा दी जाती है, तो उस कारण ऐसा होता है। तो समाज के लिंग संबंधित धारणा इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण यही है ना, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? इस डर को, जो गणित की प्रकृति है, इस डर को कौन सा पहलू बढ़ाता है? गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, या फिर गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की जो व्यापकता है उसके कारण? ऑप्शन नंबर 3, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, या फिर ऑप्शन नंबर 4, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट होगा, है ना। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। ठीक है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी जो गणित को, मतलब जो अन्य विषय भी पढ़ते हैं उसी कक्षा में गणित भी पढ़ते हैं, लेकिन गणित को अधिक कठिन समझते हैं, है ना। गणित को जो है और विषयों से अधिक कठिन समझते हैं। तो गणित की प्रकृति में कौन सा पहलू इस भय का, यानी उनके इस डर का कारण है? तो गणित में जो प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, अमूर्त मतलब जो दिखाई ना देती हो, जिसकी कल्पना की जा सकती हो, अमूर्त प्रकृति होती है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? आर्यभट्ट, भास्कर 1, रामानुजन, या फिर महावीर? देखिए जो गणितीय खगोलीय विज्ञान में जो काम किया है वो किया है हमारा आर्यभट्ट ने। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। देखिए अगर हमारी वीडियो आपको जो है पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्शन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर जो है 41 पे चलते हैं। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया और इसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपए लिए। तो 6 रुपए, तो सॉरी होगा प्लस 6 रुपए प्लस 6 रुपए प्लस 3 रुपए लिए। तो सब्जी बेचने वाला के द्वारा प्रयोग में लिए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सब्जी वाले ने सोनू से 21 रुपए लिए, वे 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए प्लस 3 रुपए इस तरह से लिए। तो ये कौन सा कौशल दर्शाता है, कौन सा कथन सत्य है इसमें? यह गणितीय कौशल जो है अस्पष्ट कौशल है, या फिर यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं होता है, या फिर ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो इसमें हमें सही विकल्प चुनना है कि हमारा सही विकल्प इसमें कौन सा है। ठीक है ना, देखिए यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, हमारा ये ऑप्शन गलत है।
यह कौशल कक्षा में जो है गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, बिल्कुल गलत, लाभदायक क्यों नहीं है? ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक, जिन्होंने जो वैकल्पिक तरीके का यूज करा है ना, तो को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट है, केवल सी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जो यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? कक्षा का सर्वोत्तम छात्र व छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है या पढ़ रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षिका ने सामपट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को सामपट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये जो बच्चे का जो स्वयं का ज्ञान है वो कौन सा दर्शा रहा है। देखिए इसमें बच्चा जो है कक्षा का सर्वोत्तम छात्र बोल रहा है ऊंचा ऊंचा और पीछे से बच्चे बोल रहे हैं उसके, तो ये तो नहीं होगा। बच्चा इसमें स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहा, नकल कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला कट गया हमारा। बच्चे जो है कविता का एक साथ पाठ करते हैं, बिल्कुल गलत, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, है ना। लेकिन बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं, है ना, इस तरह की गणितीय सहायक सामग्री दी गई है बच्चों को, और वे उनका प्रयोग कर गुणन के मतलब मल्टीप्लाई के जो पैटर्न खोज रहे हैं नए नए तरीके, तो ये बच्चों में स्वयं निर्माण कर रहा है ना, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुलना की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन नंबर 1, विभाजन भाग की विधि का उपयोग। ऑप्शन नंबर 2, लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग। ऑप्शन नंबर 3, भिन्न डिस्क का उपयोग। ऑप्शन नंबर 4, कैलकुलेटर का उपयोग। देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है ना, प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर भाग की विधि का उपयोग बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि बच्चे में उससे जो है गणित के प्रति भय बैठ जाएगा, तो ये हमारा गलत है। और लघुत्तम समापवर्तक भी नहीं सिखा सकते बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को, है ना, वो पहले से ही डर जाएगा गणित की प्रकृति के बारे में देख के। ठीक है, और कैलकुलेटर का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं, उसको भिन्न डिस्क देंगे। भिन्न डिस्क होती है ना, जो मतलब एक तरह से ये गणितीय सहायक सामग्री होती है, तो जिसका बच्चा प्रयोग करके खेल खेल में सीख जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन करना, या फिर अनुशासन बनाए रखना। देखिए एक शिक्षिका जो है गणित शिक्षा में रोल प्ले कर रही है, तो इस विधि का उपयोग क्यों करती है, उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना ताकि बच्चे व्यस्त रहे नहीं, बच्चों का मनोरंजन करना नहीं, अनुशासन बनाए रखना नहीं, विचारों का बहिर्वेशन करना, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि वह 4 है। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवृत्ति के रूप में करता है। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ना, वो होगा ये वाला, विद्यार्थी पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि वह 4 है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्रियदर्शनी ने 4.8 किलो बादाम और 250 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू लिए, और काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर बराबर जो 3 दर्जन पैकेट बना दिए, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? 650 ग्राम, 250 ग्राम,
300 ग्राम या फिर 500 ग्राम। देखिए इसमें जो करेंगे हम पहले किलोग्राम को जो है ना किलो को किलोग्राम में बदल देंगे, है ना। हम सबको इनको किलोग्राम में बदलने के बाद इन सबको जोड़ देंगे और इन सबको जोड़ने के बाद जो भी हमारा जोड़ कर आएगा उसको जो है हम जितने पैकेट इसने बनाए हैं, इनने कितने पैकेट बनाए हैं 3 दर्जन, 3 दर्जन मतलब 36 पैकेट बनाए हैं, तो हम जो है उसको 36 से भाग दे देंगे। तो 36 से भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 300 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 8 गुना, 2 गुना, 3 गुना या फिर 4 गुना। तो ध्यान रखना, जो एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल नया क्षेत्रफल जो होगा वो कितने गुना होगा? तो वो होगा 4 गुना, ना कि 2 गुना। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित समूह में से किस में सभी त्रियामी आकृतियां हैं? घन घनाभ अर्धवृत्त शंकु, घन घनाभ वृत्त शंकु, घन घनाभ वृत्त त्रिभुज, घन घनाभ गोला बेलन। तो किसमें जो है त्रियामी आकृति जो है किस कौन से ऑप्शन में है? देखिए वो है हमारी गोला और बेलन, है ना। घन घनाभ गोला और बेलन, तो ये त्रियामी आकृति होती है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 का सिक्का है, 2 1 के सिक्के हैं और 5 के 50 पैसे के सिक्के हैं। 5 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत होगी? देखिए थोड़ा मैथ का सवाल है, इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो कोई हार नहीं है, ये खाली जो है बहुत जुगुना भाग के ही सवाल आते हैं सीटेट में, जो भी आते हैं इस तरह के, है ना। तो जो उसका आंसर आएगा वो आएगा 50 पैसे, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। या तो आप इन सबको जोड़ के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। जो समूह बढ़ रहा हो, है ना, जो भिन्नों का समूह बढ़ रहा हो, हमें उस समूह का जो है चयन करना है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4? ठीक है, देखिए इसमें आपने देख लिया होगा, कोई ज्यादा हार तो है नहीं है। ठीक है, इसमें जो है हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। वो कैसा होगा? अगर अंश बराबर हो और हर सबसे बड़ा हो तो वो सबसे छोटा भिन्न होता है। तो जैसे ये है, इसका इनके जो है अंश सबके बराबर है और हर इसका बड़ा है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। फिर इससे छोटी संख्या ये है, इससे छोटी संख्या ये है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है ना, छोटे से बड़े क्रम में जा रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपको एक बार में जो है उसका भी बता देता हूँ। है ना, इसमें जो है 4 गुना कैसे हो गया? देखो जो नया वर्ग की भुजा है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। और ये कह रहे हैं अगर इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, इसी वाले वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, दुगनी मतलब 10 सेंटीमीटर। तो अब जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का क्या सूत्र है? भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 25। तो ऐसे इसका कर दो 10 का स्क्वायर 100। ठीक है ना। तो ये पुराने क्षेत्रफल से कितने गुना हो गया? देखो पुराना क्षेत्रफल जो है वो 25 है, 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर है। और नया क्षेत्रफल क्या हुआ हमारा? 100। तो ये कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा यहाँ करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है ना। इस जो ये जो पैटर्न है 1 6 15 डैश 45 66 91, तो इसमें कौन सी संख्या आएगी? 36 28 32 या फिर 25? देखिए इसमें क्या है, पहले संख्या 1 है, फिर 6 है, 15, यहाँ डैश
45, 66, 91। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा 6 कैसे आया, यहाँ हमने 1 में 5 जोड़ दिया +5 है ना, और 6 से 15 कैसे हुआ, 6 से 15 में जो है 5 और 4 9, यानी 6 में जो है 9 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 6 में 9 जोड़ने पर 15 हुआ, तो यानी 5 + 4, यहाँ 4 जोड़े तो 15 में भी 4 जोड़ दो, 15 4 17, नहीं सॉरी 9 4 13, 9 में 4 जोड़ने पर 9 4 13, और 15 में 13 जोड़ दो, कितना होगा, ये होगा 28, 5 3 8 1 1 2 28। अब देखो अगर अगला भी सही है तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब 13 में कितने जोड़ने हैं, 13 में देखो 5 में हमने 4 जोड़े 9 हुए, और 9 में 4 जोड़े 13 हुए, 13 में हम 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा है ना, और ये संख्या ऊपर वाली संख्या से जोड़नी है, तो 17 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 7 14, 15 का 5, हासिल लगा 1 2 3 4, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा 28। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है, बिल्कुल, अगर यदि समचतुर्भुज के कोण बराबर होंगे तो वह एक वर्ग बन जाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है, बिल्कुल, समांतर चतुर्भुज में अगर आमने सामने के कोण बराबर होंगे तो वह एक चतुर्भुज बन जाएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाएगा, यही हमारा कथन सही नहीं है, तो है ना, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 54, अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है, 8 4 5 या फिर 6। देखिए हम 36 के जो गुणनखंड कर देंगे, है ना, पहले कैसे करेंगे, 1 × 36, 2 × 36 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आ गया, 2 × 18 36 हो जाएगा, 3 × 12 36 हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, 4 9 36 है ना, 6। अब अगर आगे करेंगे तो ये वापस रिपीट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये वापस रिपीट हो जाएंगे, तो हम जो कितने प्रकार से आयत बना सकती है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ जो है अमीनी 5 प्रकार से आयत बना सकती है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 55, रुबीना ने कार से 16:50 यानी 4:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो हमारा समय है यात्रा का शुरू करने का और समाप्त करने का, ठीक है, जितने बजे उसकी यात्रा समाप्त हुई है, कितने बजे हुई है, 21:15 पर, और जितने बजे उन्होंने रुबीना ने यात्रा शुरू करी वो समय घटा दो, ठीक है। देखिए ये है वर्ष, ये है मिनट, तो 15 मिनट में से 50 मिनट तो जाएंगे नहीं, तो हम यहाँ से जो 1 घंटा ले लेंगे, 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो ये हो जाएंगे 75, है ना। 75 में से जब 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25, तो यहाँ बचा 20 में से जो है 16 गए, क्या बचा 4, तो देखो 4:25 कहीं है कोई ऑप्शन में, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा, 4 घंटे 25 मिनट। सौ में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए ये कह रहा 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़नी है, माना 100 में हमने जो है जो पूर्ण संख्या है वो x जोड़ दी, ठीक है, और इसके बाद ये कह रहा है फिर उसी संख्या में से वही संख्या घटा दी जाती है, यानी 100 में से -x घटा दिया जाता है।
तो ये कह रहा है इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं, इन दोनों संख्याओं का जो प्राप्त हुई संख्या है उनका योगफल क्या होगा। तो देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा और 100 200। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा यहाँ करेक्ट होगा 200। क्वेश्चन नंबर 57, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में से भी जाना जाता है, 1 बिलियन, 10 करोड़, 1 करोड़ या फिर 1 मिलियन। देखिए 100 लाख, 100 लाख का मतलब है 100 लाख, 100 लाख जो होते हैं 1 करोड़ होता है, ठीक है ना। 100 लाख क्या होगा 1 करोड़। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं का अवरोही क्रम में निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो अवरोही क्रम है हमारा वो है पहला ही करेक्ट होगा इसमें। जो हमारा अवरोही क्रम को जो निरूपित करती है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब है 3630 को इन चारों में से कौन सी संख्या नहीं काट पाएगी। देखो कितने आसान आसान सवाल आते हैं सीटेट में, है ना। तो 11 3630 को 3630 को काट देगा, 11 तिया 33 और 11 तिया 33 बिल्कुल काट देगा। 3 से भी कट जाएगी और 5 पंजे 5 36 35, ये 5 भी काट देगा। 9 नहीं काट पाएगा। तो हमारा यही पूछ रहा है 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, तो 9 नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 60, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। +5 - 5 +5 - 5 +5 - 5 डैश, ये विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा। देखो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस ये प्लस का 5 और ये प्लस का 5 जो कट जाएगा तो इनका योग जो हो जाएगा 0। ऐसे ही इनका योग क्या हो जाएगा 0। ऐसे +5 और -5 का योग जो हो जाएगा 0। अब आती है सातवीं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगी, इसी तरह की विषम संख्या होगी 5, ना कि -5, ठीक है ना। खाली यहाँ ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा 5। देखिए आज जो है मैथ की क्लास जो है यही समाप्त हुई। अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। कल जो है हम इसी तरह पर्यावरण की जो है सीटेट से पर्यावरण की 2023 में जो आया हुआ पेपर है उसको हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।